साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। संजीव वर्मा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव वर्मा। आशीष सैनी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और निरंजन पोद्दार जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन जी, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी का पूरा स्टेटमेंट सुना आपने। बीजेपी का ये आरोप है कि वो जाके वहाँ पर सियासत कर रहे हैं, त्रासदी पर्यटन कर रहे हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। आपकी क्या विचारधारा है और आपका क्या मानना है? देखिए, दो बिंदुओं पे बात करूंगा। पहला बिंदु, जिस तरीके से मणिपुर का मुद्दा उठाया जा रहा है, या यूं कहें कि जिस तरीके से आज राहुल गांधी जी एक अटैकिंग मोड पे काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव मोड पे खेल रही है, पहला बिंदु तो ये। और दूसरा बिंदु ये कि मणिपुर की वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ये है रमन जी, आप ये समझ लीजिए कि मणिपुर एक ऐसा प्रदेश है जो आप ये समझ लीजिए आजादी के बाद से लगातार ऐसी घटनाएं और ऐसी जो जिस अशांति से वो गुजर रहा है, लगातार वो ऐसी अशांति से गुजरता रहा है। उसका एक इतिहास रहा है और वहां का उसका कारण है कि वहां का भौगोलिक वातावरण। और वो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मणिपुर 3 समुदायों में बटा हुआ है, एक कुकी समुदाय, एक मैतेई समुदाय और एक नागा समुदाय। और इन तीनों समुदायों के अंदर परस्पर वहां पे जिस तरीके से आजादी के बाद से लगातार वहां पे एक वैमनस्य कहें या एक संघर्ष वहां पे चलता रहा है। और सबसे बड़ी जो इसकी जो समस्या की जो जड़ है वो रमन जी आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपने मणिपुर के बारे में अगर आपने विशेष अध्ययन किया होगा तो आपको ये चीज भी समझ में आएगी कि आजादी के बाद में हमारे जो देश के जो शासक थे, या यूं कहें कि हमारी देश की जो सत्ताएं थी, उन्होंने किस तरीके से मणिपुर के अंदर जहर की खेती होने दी। जहर की खेती मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से वहां पे पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जहां पे कुकी समुदाय का वर्चस्व है, वहां पे किस तरीके से अफीम की खेती गई और उस अफीम की खेती का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो सारी की सारी जो वहां पे जो जहर बोया जाता है, या यूं कहें कि जो वहां पे जो नशा बोया जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। उसकी जो आमदनी है वो टेररिस्ट फंडिंग में अभी आती है। उसकी आमदनी देश विरोधी गतिविधियों में भी लागू होती है। जिस तरीके से मणिपुर के अंदर घुसपैठ का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलता है, वो भी सबको पता है। तो ये सारी की सारी जो स्थितियां परिस्थितियां है, रमन जी थोड़ा सा इको आ रहा है, ठीक करवाइए। तो सारी स्थितियां और स्थितियां ऐसी हैं। और वहां पे जिस तरीके से पूर्व में हमने देखा है कि यही जो जातीय संघर्ष या यूं कहें कि वर्ग संघर्ष वहां पे कई कई वर्षों तक चला है। ये जैसे अभी 1 साल से चल रहा है, वो कई वर्षों तक चला है। तो जो लोग आज मणिपुर की चर्चा कर रहे हैं, मणिपुर के बारे में जो सवाल उठा रहे हैं, मणिपुर के बारे में जो सत्ताओं को घेर रहे हैं, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं देन उन सत्ताओं की है जो 50 साल वहां इस देश की शासन व्यवस्था के ऊपर जिन पर एकाधिकार रहा। और ये केवल मणिपुर ही क्यों, पूर्वोत्तर का कौन सा भाग था जो आपको ऐसा लगता था कि भाई यहाँ पे शांति है? मिजोरम के अंदर क्या आपके सामने आतंकवाद नहीं था? मैं 2014 से पहले की बात करूं तो क्या नागालैंड के अंदर वहां पे उग्रवाद और आतंकवाद फल फूल नहीं रहा था? किस तरीके से भारत के अंदर घटनाएं करके और म्यांमार के अंदर भाग जाया करते थे, लेकिन उसके बाद में जब म्यांमार के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद में कहीं ना कहीं जाकर के उस पर नियंत्रण हुआ। इसी तरीके से आप देखेंगे तो आसाम के अंदर अल्फा सल्फा, आपको पता है कितना बड़ा एक समझ लीजिए एक वहां पे एक संघर्ष हुआ करता था। अल्फा सल्फा का आसाम लगातार एक हिसाब से समझ लीजिए वहां पे बंधक बना हुआ था। और उसके अलावा मैं तो ये भी कहता हूं कि देश के 16 राज्य ऐसे हैं जहां पे आप ये समझ लीजिए रमन जी कि जो नक्सलवाद है उसकी पैरेलल सत्ताएं चलती थी, जहां पे सरकारों की पहुंच नहीं थी। वहां पे नक्सल प्रभावित जो आज सिमट करके कुछ 1-2 राज्यों के कुछ क्षेत्रों में हो गया, वो नक्सलवाद 16 राज्यों के अंदर फल फूल रहा था। तो पिछले 70 वर्षों से इस देश में कितने माँ के सपूत खोए जो सैनिकों के रूप में, चाहे सीआरपीएफ के रूप में हो, चाहे हमारे अर्धसैनिक बलों के रूप में हो। क्या उस समय इन लोगों को ये चीज दिखाई नहीं दी, शांति और अशांति की? अब रही बात जिस तरीके से राहुल गांधी जी वहां गए हैं मणिपुर, और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दबाव में महसूस कर रही है। एक चीज मैं आपके चैनल पे जरूर कहूंगा, यहाँ पे चाहे किसी को प्रिय लगे या अप्रिय लगे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में, यानी कि 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, और उसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र है, या यूं कहें कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो कन्विंसिंग तंत्र है, चाहे उसके अंदर आप वक्ता समझ लीजिए, प्रवक्ता समझ लीजिए, नेता समझ लीजिए, इनका सोशल मीडिया समझ लीजिए,
जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और जो कांग्रेस या यूं कहें कि विपक्ष का जो इकोसिस्टम जिस तरीके से, आप ये समझ लीजिए आज की तारीख में सर चढ़ करके बोल रहा है, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे 4 जून को जो चुनाव परिणाम आए, उन चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी तरह हार हुई और जो विपक्ष है उसकी बहुत बम्पर जीत हुई। आज भी ऐसा एक वातावरण का निर्माण हुआ पड़ा है, और ये वातावरण का निर्माण कहीं ना कहीं जो विपक्ष का जो इकोसिस्टम है, यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी का जो विपरीत इकोसिस्टम है, वो कहीं ना कहीं इस चीज के अंदर सफल है। और जी। भारतीय जनता पार्टी के चाहे वक्ता हो, प्रवक्ता हो, इनका इकोसिस्टम हो, इनकी सोशल मीडिया है, और इसी का परिणाम है कि राहुल गांधी जी आज मणिपुर जाकर के कहीं ना कहीं, आप ये समझ लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी केवल 3 मिनट, 3.5 मिनट, 4 मिनट अपनी बात कहकर के किसी के पत्रकारों के सवाल जवाबों से बचते दिखे, और उसके बाद में उन्होंने कहा मैं यहाँ पे किसी के आशीष सवाल जी। जवाब के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं केवल अपना संदेश। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितना मैंने पत्रकारिता को दिखा है, जितना मैंने पत्रकारिता को समझा है, रमन जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, इसको वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो होती है कि जब आप पहले अपना वक्तव्य उत्तर दें। जिस तरह से वक्त की कमी है। संजीव वर्मा जी, आशीष सैनी जी, निरंजन पोद्दार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश की बात में आज के लिए बस इतना ही।